नमस्ते। शुरू करें किससे? कानों देखे, अदालतों के चार दीवारियों के अंदर गलियारों के किस्से, अदालत कक्षों के किस्से, कैसी कैसी मोड़ से हमारी अदालतें गुजरती हैं, कैसे कैसे आमना सामना होता है वकीलों का और पिटिशनर्स का न्यायमूर्तियों के साथ। तो ऐसे ही कुछ किस्से लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आप लोगों को ये तो पता होगा कि अदालतों में जो हायर जुडिशरी है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, तहसील और जिला अदालतें, तालुका अदालतें, उनमें स्थानीय भाषाएं भी चलती हैं। हमने तो यहाँ दिल्ली की लोअर कोर्ट में भी देखा, यहाँ हिंदी अंग्रेजी मिला के काम होता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में बातचीत होती है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ही बहस मुबासे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि अदालत को, यानी न्यायमूर्ति जज साहब को, ये लग जाता है कि सामने वाला अपनी बात तो कहना चाहता है, लेकिन इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है। तो अदालतें कई बार, अदालत का मतलब जज साहब, कई बार हिंदी या लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से मैं आपको बताता हूं। अभी बस हाल की बात है, 2-3 दिन पहले की। एक कोई फैमिली मैटर था। शादी के कई साल बाद मियाँ बीवी में तकरार हो गई और जो बीवी ने अपनी बात खुद ही रखने की सोची, अदालत को अपनी बातें बताने की। वो पिटिशनर इन पर्सन थी। कोर्ट ने पूछा, यस। आमतौर से बातचीत की शुरुआत यहीं से होती है। जज साहब पूछते हैं यस, और उसके बाद सामने जो भी पिटिशनर या उनके वकील होते हैं वो जवाब देते हैं। उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। कुछ सेंटेंस के बाद ही चीफ जस्टिस रमणा उस बेंच की अगुवाई कर रहे थे। उनको लगा कि मामला तेलंगाना का है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। तो उन्हें लगा कि महिला बताना तो चाह रही है, लेकिन वो अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो बता नहीं पा रही है। तो उन्होंने उनको और कंफर्ट देने के लिए, ईज देने के लिए, वो तेलुगु में बात करनी शुरू कर दी। और महिला के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, और बाकी जितने पक्षकार थे उन वकीलों के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, और फ्लुएंटली, धारा प्रवाह, फ्लोलेसली चीफ जस्टिस रमणा ने उनसे एक सवाल तेलुगु में किया। उसके बाद वो महिला बिल्कुल एकदम मुस्कुराते हुए और सारी बातें उन्होंने बताई। तो कई बार ऐसा भी होता है। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। तब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उस समय एक महिला का बड़ा विचित्र सा मामला आया। उसके बड़े बड़े बच्चे, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ अलोप हो गई, गायब हो गई। उसके पिछले वाले पति ने सुप्रीम कोर्ट तक बंदी प्रत्यक्षीकरण की अर्जी लगाई। उसमें यह होता है कि उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। महिला कोर्ट में हाजिर थी और उससे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूं, महिला से जिसको आपने यहां पर बुलाया। तो उन्होंने कहा कि वो लेडी, वेयर इज दैट लेडी? तो वो सामने ही दर्शक दीर्घा में बैठी थी, वो आगे आई, बिल्कुल बिंदास अंदाज में, हरियाणा के किसी गांव की महिला, और लगभग 50-52 साल की उम्र रही होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा उड़िया भाषी हैं, उनकी अंग्रेजी में भी उड़िया इंग्लिश जैसा पुट आता है। तो उन्होंने हिंदी में बात शुरू की। कहां से आई हो? जी जगदीश के दौरे। कहां चली गई थी? जी जगदीश के पास। जी कहां रहना चाहती हो बागे? जी जगदीश के पास। यानी 5-6 सवाल हुए और सारे के जवाब जगदीश जगदीश जगदीश। जब उसने आखिरी में कहा कि तुम पहली जगह नहीं रहना चाहती, बोले नहीं जी, जगदीश के पास ही रहना चाहूं। इसके बाद अदालत ने सीधा कहा कि इसे जहां ये रहना चाहती है, इसकी आजादी है और इसे वहीं रहने दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। जस्टिस RM लोढ़ा, जिस समय रिटायरमेंट उनकी थी और आखिरी कार्य दिवस था, उस दिन आने वाले चीफ जस्टिस जो नंबर 2, उनके साथ वो बेंच शेयर की। जब सुनवाई हो गई, सेरेमोनियल सुनवाई होती है। ये मैं आपको बताऊं कि जिस दिन कोई जज शपथ लेता है, नया जज आता है,
सुप्रीम कोर्ट में, और जिस दिन उसकी रिटायरमेंट होती है वो किसी भी नंबर पे हो, उस दिन वो चीफ जस्टिस की बेंच में चीफ जस्टिस के साथ बेंच शेयर करते हैं। तो शपथ ग्रहण के दिन और आखिरी कार्य दिवस पे, चाहे वो नंबर 2 से रिटायर हो, नंबर 3 से रिटायर हो, नंबर 4 से, या फिर नंबर 6, 7, 8 की अदालत में वरीयता क्रम से वो अदालत में बैठते हैं, अदालत कक्षों में, तो वो उस दिन चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं। और जिस दिन चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट होती है, उस दिन जो नंबर 2, जो आगे आने वाले चीफ जस्टिस होते हैं, जो पद ग्रहण करेंगे, उस दिन वो चीफ जस्टिस की कोर्ट के साथ रहते हैं। तो नंबर 2 उनके साथ बैठे थे, और एक लेडी, ऐसी ही कोई लेडी थी जिसने बड़े भावुकता भरे अंदाज में, जब सारे लोगों ने खूब तारीफ की और उनको विदाई दी अदालत कक्ष से, तो उस लेडी ने फिर यही कहा कि जी आप चले जाएंगे तो हमारा कौन देखेगा। उन्होंने कहा नहीं, आने वाले चीफ जस्टिस भी बहुत अच्छे हैं, वो आपकी बात रखेंगे। मुस्कुराते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा। तो उसने कहा जी आप तो हिंदी में भी बात कर लेते हो हमसे, आगे आने वाले पता नहीं कैसे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, उनकी भी हिंदी अच्छी है, वो आपकी बात समझेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भावुक पल भी आते हैं अदालत में, बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जिसमें सारे लोगों के चेहरों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अदालतों में। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन और आखिरी दिन, एक दिन आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया था, एक दिन आपसे बात करूंगा कि जब बेंच बदलती है तो कैसे होता है। तो ये कल ही हम इस पे बात कर लेते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछले दिन जब पैरालंपिक्स के बारे में मैं बता रहा था, तो हमारे एक दर्शक ने ये बताया कि आपने दिव्यांग क्यों कहा, वो तो विकलांग हैं। लेकिन मैं उनसे ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने ही ये तय किया है कि आइंदा से जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं उनको दिव्यांग कह के संबोधित किया जाए, उनको ये बताया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति ये बताती है कि जिसकी आंखें नहीं, जो देख नहीं पाता, उसको अंधा कहने के बजाय सूरदास कहना ज्यादा अच्छा है। भाई गुड़ ना देवे गुड़ की सी बात तो करे। तो हमारा ध्येय यही है कि सबको, और ईश्वर जिनको कोई एक चीज में कमी करता है, प्रकृति करती है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा गुण जरूर देती है। इसलिए उनको दिव्यांग कहते हैं, कि उनके पास एक कोई दिव्य गुण जरूर होता है, जो हमारे आप में, जो सारे नॉर्मल लोग हैं, उनसे एक चीज जरूर उनको कंपनसेशन जरूर होता है। तो ये सारी चीजें, अब इन किस्सों के साथ हम कुछ सीरियस बातें कर लें। आज सबसे चर्चित खबर जो कोर्ट्स की रही, उसमें यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बताया कि जिन दलों ने, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक 2018 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा था कि कोई भी पार्टी किसी उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को चुनाव का टिकट देती है जिसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मुकदमे, मामले दर्ज हों, या अदालतों में जिनके खिलाफ सुनवाई, कार्रवाई चल रही हो, जांच चल रही हो, उसके बारे में ब्यौरा देना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां, अगर वो चुनावी लिस्ट में, उम्मीदवारों की लिस्ट में किसी को उन्होंने ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो उसके बारे में अपनी वेबसाइट पर और उस इलाके में जो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं और सोशल मीडिया है, बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, उनमें वो ये बताएंगे, ताकि मतदाताओं को ये पता रहे कि वहां से जो उम्मीदवार है जिस पार्टी का है, और उसके खिलाफ क्या आरोप हैं, किस तरह के मामले हैं, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि जिनको जनता चुनने जा रही है, उनके बारे में सब कुछ पता रहना उनके लिए जरूरी है। और बिहार के चुनाव में और कई ऐसे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने इस दिशा निर्देश का, सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश की अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि क्यों ना ऐसी पार्टियों के मान्यता रद्द कर दी जाए, उनके चुनाव चिन्ह जब्त कर लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है, और ये कहते हुए पहली बार है इसलिए कम लगा रहे हैं, अगली बार जुर्माने की रकम कितनी होगी ये हम भी नहीं बता सकते आपको। और साथ ही ये भी कहा है कि आइंदा से सारे लोग ध्यान रखें। दूसरा, एक और मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लेकर और जांच एजेंसियों तक को आईना दिखा दिया, जिसमें एमएलए, एमपीज जो अपराधों में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ जो मामले हैं, उनके खिलाफ अदालतों में चल रहे मामले बिल्कुल जल्द निपटारे हों, उनके लिए अलग अदालतें हों, ताकि वो, उन्होंने अपराध किया है नहीं किया है, अदालत इसका फैसला समय रहते जल्दी से कर ले। इसमें ईडी से और सीबीआई से कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जो रिपोर्ट आई भी, अव्वल तो रिपोर्ट आई नहीं, और जो भी आई उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कागजों का दस्ता है, सिर्फ पुलिंदा है, इसमें रद्दी कागज हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक प्रोफार्मा नहीं, तरतीब नहीं, आप इसको 2 हफ्ते में
एक प्रोफार्मा के तहत अच्छी तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सबूतों के साथ पेश कीजिए, ताकि हम इसको पढ़ें तो हमें लगे हाँ कुछ रिपोर्ट दी है। सरकार से कहा कि हमने कई बार आपको डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं। लगता है कि सरकार हमारे डायरेक्शंस को लेकर गंभीर नहीं है। यानी आईने सब और दिखाए गए और ये बताया गया कि अपनी अपनी शक्लें देख लो और सुधार सकें शक्ल तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर आगे बहुत सख्त रवैये का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे किस्से हैं और बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और सबसे दिलचस्प, ये जो अदालती कार्रवाइयां होती हैं ना, उसके बारे में आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आम जनता तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमने इसका नाम रखा। बहुत सारे दर्शकों ने सजेशन दिया है कि कानों देखी की जगह आंखों देखी और कानों सुनी, लेकिन कान से सुनी हुई बात पे लोग यकीन नहीं रखते हैं। लोग ये कहते हैं कि कान से सुनी बात नहीं, आंखों से देखी बात पर यकीन करो। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अदालतों के अंदर एक निश्चित अदालत परिसर में एक निश्चित जगह होती है, ईयरमार्क होता है, वहीं तक हम कैमरा लेके जाते हैं। बाकी सिर्फ हम जाते हैं वहां, कैमरे नहीं लेके जा सकते। और अब अदालतों में ये मोबाइल्स अलाउ भी हुए हैं, तो उससे हम शूट नहीं कर सकते। और शूट किसी ने चोरी छिपे कर भी लिया तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो अदालत की मर्यादा के खिलाफ है। जब तक अदालत खुद, किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जब अदालत खुद लाइव टेलीकास्ट करेगी चीजों का। अभी भी जो ऑनलाइन हियरिंग होती है उसमें हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। तो जो चीज हम कानों से देखते हैं तो हम कानों से ही आपको दिखाएं। तो इसलिए कानों देखी इसका नाम रखा है, ताकि कबीरदास की उल्टी बाणी की तरह ये सारी चीजें भी चलती रहें कि कानों से चीजें कैसे देखी जाती हैं और कैसे दिखाई जाती हैं। तो आप बताएंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और क्या आप आगे कानों देखी को कितना, इसमें और क्या सुधार चाहिए, वो भी आप मुझे जरूर बताएंगे। नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।